नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जस्ट विद पंकज सिन्हा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि शुरुआत में मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा था। जैसे कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि कुंभ का अर्थ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है, इन सभी का अंतर बताएं, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपने सोचा? अगर आपने अपना उत्तर सही दे पाते हैं तब तो बात ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप उसको पूरा देखें, आपको कुंभ से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा अखाड़ा, अखाड़ा एक शब्द है जो कि कुंभ के साथ साथ लिया जाता है। न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि ये जूना अखाड़ा है, इनका प्रदर्शनी होने वाला है। तो अखाड़ा क्या चीज है और इसको सनातन धर्म से क्या संबंध है? इसी के साथ साथ आपने टीवी में, टेलीविजन पे न्यूज के दौरान नागा साधुओं के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में महिमा मंडित करे जाते हैं कि ये नागा साधु हैं, ये नागा स्त्री साधु है। तो ये क्या है एक्चुअली? क्या उनका आज इलेक्ट्रॉनिक के युग में, मीडिया के युग में ज्यादा ही महिमा मंडित किया गया है, या उनका अर्थ क्या है? इसके बारे में भी आपको मेरी वीडियो में, इसी वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, एक लोगों के मन में बड़ा ही भ्रम रहता है कि कुंभ मेला कितने सालों के बाद लगाई जाती है। अगर मैं ये प्रश्न आपसे ही करूं, आप ही बताएं कि कुंभ मेला का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिनों के बाद कुंभ मेला लगेगा और कहां कहां लगेगा? सोचिएगा। अगर उत्तर मिला तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो मेरा वीडियो को देखिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कुंभ से महाकुंभ, एक अनंत यात्रा। इसके बारे में हम लोग आगे समझने वाले हैं कि कुंभ और महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ, इतने सारे चीजें है क्या चीज। तो देखिए दोस्तों, इसका एक शीर्षक दिया है हमने, कुंभ से महाकुंभ, एक अनंत यात्रा। ये सदियों पुराना हमारा सनातन धर्म का एक यात्रा है, जिसमें कि करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पे जुड़ते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नए चीजों को एक दूसरे के बीच में बंटवारा करते हैं। इसको ऐसा समझें कि आज के जमाने में मेडिकल साइंस में कॉन्फ्रेंसेस होता है, जिसमें कि एक जगह पे अलग अलग स्पेशलिटी के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जुड़ते हैं और अपनी बातें बताते हैं, जिससे कि नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसी तरीके का यह भी एक तरह का कार्यक्रम है। तो जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि इन कुछ सवालों का आपको जवाब ढूंढना है, जो कि मेरे को भी विवश किया ये वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये दोनों में क्या अंतर है? आपसे सवाल है, आपको उत्तर ढूंढना है। दूसरा सवाल है, प्रत्येक कितने वर्षों में कुंभ आता है? चॉइसेस आपके सामने है, 3, 4, 6, 12। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जब गुरु राशि यानी गुरु जो ग्रह है कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो तब कुंभ कहां लगता है? यानी कि फिर से एक बार प्रश्न सुन ले, जब ग्रह गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ कहां लगता है? इसका उत्तर आपको ढूंढना है और बताना है कमेंट सेक्शन में। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है, इसका उत्तर भी आपको देना है। यानी कि मेरा सवाल है कि कुंभ के आयोजन में कौन कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, उनका आंसर आपको देना है। आपने कुंभ के साथ साथ एक और शब्द सुना होगा, सिंहस्थ। इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको विवश करेंगे
कुंभ से महाकुंभ की एक अनंत यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें और लाइक करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है दोस्तों। तो कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, इन 4 शब्दों को ध्यान में रख लें। कुंभ, अर्धकुंभ, यहां पे देखिए कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो देखिए 4 स्थानों पे 3 वर्षों के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल था कि कितने ईयर के बाद कुंभ शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर 3 सालों के बाद है, ना कि 12 सालों के बाद। लेकिन क्योंकि ये 4 जगहों पे मनाया जाता है, इसलिए आपको लगता होगा कि ये 12 सालों पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि हर 3 साल में एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे, तीसरे से चौथे और फिर से पहले जगह पे आ जाता है। तो अगर ऐसा समझें कि एक स्थान पे एक बार कुंभ हो गया तो फिर से उसकी पोजीशन 12 वर्षों के बाद ही आने वाली है। इसके बाद कुंभ, कुंभ मेला 3 साल, कुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद देश के 4 अलग अलग विभिन्न जगहों पे होता है, जिसमें कि प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ये 4 भारतवर्ष के तीर्थ स्थान है जहां की कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। फिर से सुन लें, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब देखें अर्धकुंभ क्या है। तो 6 सालों में, यानी कि 12 का आधा होता है 6, तो 6 सालों में जो होता है उसे हम अर्धकुंभ कहते हैं, और ये नॉर्मली हरिद्वार और प्रयागराज में ही किया जाता है। पूर्ण कुंभ क्या होता है। तो 12 साल में एक बार, यानी कि 12 साल कंप्लीट होने के बाद वापिस जब आपके पास आता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस टॉपिक का महत्वपूर्ण बनाता है, टॉपिक का महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है महाकुंभ। महाकुंभ क्या है। तो 12 पूर्ण कुंभ होने पर एक महाकुंभ कहलाता है। जैसे कि इस बार प्रयागराज में 2025 में मनाया जा रहा है। ऑलरेडी पूर्ण कुंभ 12 बार मनाया जा चुका है प्रयागराज में, और अभी जो है वह महाकुंभ है। यानी कि महाकुंभ को मनाना कोई जगह चाहता है तो उसके लिए 144 साल बाद ही ये समय आएगा। तो 144 साल बाद यह पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। इंसान की जिंदगी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बार महाकुंभ नहाने का पुण्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमारी उम्र ही नहीं होती है। अब देखिए, आपके मन में यह सवाल होगा कि हरिद्वार, नासिक या उज्जैन या प्रयागराज में ये जो कुंभ मनाई जाती है, इसकी गणना कैसे करेंगे, इसका किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पे होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिया गया है, प्रयागराज में कब यह मनाया जाएगा, तब जबकि बृहस्पति ग्रह और वृष राशि जो है, बृहस्पति देव वृष राशि में हो और सूर्य देव चंद्रमा मकर राशि में। यानी कि 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बृहस्पति जो ग्रह है वो वृष राशि में हो और सूर्य मकर राशि में हो, तभी यह महाकुंभ या कुंभ मनाया जाएगा, और वो भी कहां, प्रयागराज में। हरिद्वार में कब होगा। तो हरिद्वार का नाम आते ही आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, मेष राशि में सूर्य होना चाहिए और बृहस्पति कुंभ राशि में होना चाहिए। नासिक में जब कब मनाया जाएगा, जब दोनों सिंह राशि में प्रवेश कर जाए, यानी कि बृहस्पति और सूर्य, ये 2 इंपॉर्टेंट राशियां हैं दोस्तों। सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं, बृहस्पति देवताओं के राजा हैं, तो इसलिए ये दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब हम कुंभ की बात करते हैं। नासिक में कब मनाया जाएगा, जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होंगे। उज्जैन में कब होगा, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होंगे। तो इसलिए देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति जब जाते हैं तब नासिक या उज्जैन में होगा, इसलिए इनको सिंहस्थ भी कहा जाता है।
सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है, क्योंकि सिंह राशि में यहाँ पर है। नासिक में जब होगा तब दोनों राशि यानी कि बृहस्पति और सूर्य दोनों का दोनों सिंह राशि में होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश किया हूं मैंने कि सिंहस्थ क्या है। तो सिंहस्थ को समझने के लिए ये एक पॉइंट को आप समझ लें। सिंहस्थ क्या है? तो सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य देव दोनों हो तो यह गोदावरी तट पर यानी कि नासिक में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर देखिए 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ही ये मनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ श्लोक दिए गए हैं। जब नासिक में होगा तो क्या होना चाहिए? सिंह राशि गते सूर्य सिंह रासो बृहस्पतो गोदावरी भवते कुंभो जायते खलु मुक्तिदा। इसी तरह से प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन के लिए भी एक एक श्लोक हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको जब भी ये कुंभ मेला या कुंभ के बारे में बात होती है तो कुछ शब्द आपको हमेशा ही सुनाई देते होंगे, जैसे कल्पवास। ये क्या है कल्पवास? तो कल्प का अर्थ है ब्रह्मांडीय युग और वास का अर्थ है प्रवास या वास। तो जब कुंभ मेला चालू होता है वहां पर पूरे एक, जब तक शुरू हुआ तब से लास्ट तक के आपको वहां पे रहना होता है और वहां पे सात्विक प्रवृत्ति से रहते हुए और अपनी दिनचर्या को सनातन धर्म में उद्धृत चीजों को सेवन करते हुए आगे बढ़ना है। इसे कल्पवास कहा जाता है और इसकी बहुत ही महत्व है धर्म में। अब देखिए यहां पर स्कंद पुराण में एक उल्लेख मिलता है। वो क्या कहता है कि कुंभ पर्व का योग सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के संबंध से सुनिश्चित होता है। अभी तक के हमने जाना कि बृहस्पति और सूर्य का बहुत ही बड़ा रोल है, बट यहां पर और भी दो ग्रह हैं जिसको समझने की जरूरत है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के संबंध से सुनिश्चित होता है। इसके विषय में स्कंद पुराण में संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है। इसको हम हिंदी में अगर समझना चाहें कि जिस समय अमृत युक्त कुंभ को लेकर देवताओं एवं दैत्यों में संघर्ष हुआ, उस समय चंद्रमा ने उस अमृत कुंभ से अमृत के छलकने की रक्षा की और सूर्य ने उस अमृत कुंभ को टूटने से रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों से तथा शनि ने इंद्रपुत्र जयंत की रक्षा की। इसलिए उस देव दैत्य संघर्ष में जिन जिन स्थानों पर यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में यह अमृत की कुछ बूंदें गिरी, वहीं पे कुंभ पर्व होता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे धर्म में आपने देव और दानवों का समुद्र मंथन की कहानी जरूर सुनी हुई होगी। जब समुद्र मंथन की कहानी में सबसे पहले विष निकलता है और सबसे लास्ट में मंथन के दौरान अमृत निकलता है। अमृत की कलश को रक्षा करने का काम चंद्रमा को दिया गया था, लेकिन होता ऐसा है कि इसको लेकर के एक राक्षस भाग जाता है और जब वो भागता है तो इंद्र के पुत्र जयंत उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ जाते हैं। तब यहां पर इस श्लोक का मतलब यही दिखाया गया है कि अमृत के छलकने से रक्षा करने के लिए चंद्रमा ने मदद किया, सूर्य ने उस अमृत कुंभ को टूटने से रक्षा की, बृहस्पति ग्रह ने दैत्यों से, जो कि देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों से तथा शनि ने इंद्रपुत्र जयंत की रक्षा की, जो कि उसके पीछे पड़े हुए थे वो वापिस लेने के लिए। इसलिए ये इन सभी लोगों का इंपॉर्टेंट योग होने के बाद ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब इसके बारे में हम कुछ महत्व, ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं दोस्तों। जैसे कि करोड़ों लोगों का यह द्वितीय समागम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है
जो मानव अस्तित्व के गहरे अर्थ में उतरती है। और यह हम नहीं कहते हैं, यूनेस्को जैसे जो संस्था है उन्होंने भी ये बात को दोहराया है कि यह करोड़ों लोगों के अद्वितीय समागम नहीं है, केवल यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व के गहरे अर्थ में उतरती है। प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ मौर्य और गुप्त काल में प्राप्त होता है। उसके बाद मध्यकालीन काल में शाही संरक्षण और समृद्ध परंपराएं, दक्षिण में चोल विजयनगर वंश, उत्तर में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य ने भी इसे बढ़ावा किया है। अकबर और नागा साधुओं के गठबंधन का तो जिक्र आपने कई बार सुना होगा। और यह नागा क्या होते हैं, तो नागा अपने युद्ध कला में बड़े निपुण होते हैं और ये ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाई रहती है। और ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रण लिया तो उन्होंने देखा कि एक राजा जब भी किसी दूसरे राजा पर अटैक करता है तो केवल वो अपने राज्य ग्रहण करने के लिए या उसने अपने राज्य को बचाने के लिए, लेकिन धर्म रक्षा करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक रक्षक का क्रिएशन करते हैं और यही है सनातन धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधु। दोस्तों आपने देखा होगा कि वो साल भर कहीं नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब जब कुंभ मेला होता है तो लाखों की संख्या में वो आ जाते हैं। कहाँ रहते हैं वो, कभी आपने सोचा है? वह अमूमन पहाड़ों और कंदराओं और हिमालय में रहते हैं और इनके समर्पण को देखकर अकबर जैसे राजा भी प्रभावित होते हैं। अब हम ब्रिटिश काल की बात करें तो 19वीं शताब्दी में महाकुंभ मेला का दस्तावेजीकरण किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पुनरुत्थान होता है और आज का महाकुंभ मेला एक जीवित विरासत और वैश्विक घटना है। यह केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, यह सारी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समागम है। और इतनी बड़ी, इतनी विशाल संख्या में विश्व में कहीं भी मनुष्य इकट्ठे नहीं होते हैं। इसलिए यूनेस्को ने, गिनीज बुक ने, सारे लोगों ने इसे एक स्पेसिफिक जीवित विरासत और वैश्विक घटना का नामकरण किया है। अब दोस्तों आपको आगे की चर्चा में लेके आता हूं। आपने कुंभ मेला के दौरान ही अखाड़ा शब्द का भी नाम सुना होगा। क्या आज ये अखाड़ा, कल वो अखाड़ा, क्या है ये चीज? तो अखाड़ा शब्द अखंड शब्द का भ्रंश है जिसका अर्थ न विभाजित होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु साधुओं के संघों को मिलाने का प्रयास किया था। इसी प्रयास के फलस्वरूप सनातन धर्म की रक्षा एवं मजबूती प्रदान करने के लिए यह अखाड़ा बनाया गया। अब अखाड़ा प्राचीन काल में भारत में हिंदू साधु संतों का ऐसा समूह होता है जो संकट के समय राज धर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता है। दोस्तों तो यहां पर यह बनाया गया था क्योंकि उस समय में बहुत ही विदेशी आक्रांताएं भारत जैसे देश में प्रवेश कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव, उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं और अभी अभी रिसेंटली किन्नर अखाड़ों को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की कुल संख्या 14 हो गई है। अब देखते हैं हम लोग। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, बैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े। इस तरह से 13 अखाड़े हैं। सबका डिटेल यहाँ पे लिया गया है नाम, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब एक और शब्द सुनाई देता होगा आपको, शाही स्नान। तो ये क्या है शाही स्नान? शाही तो राजाओं का नाम है। तो देखिए दोस्तों, स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता है। इसी वजह से उनके शाही स्नान को, उसके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु, निर्वस्त्र साधु जिसे कह सकते हैं, स्नान करते हैं। उनके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु स्नान करते हैं। इसके बाद बाकी श्रद्धालु लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। अब देखिए कि इस साल जो प्रयागराज में होने वाला है उसकी शाही स्नान की तिथियां जारी कर दी गई है। 13 जनवरी जिस दिन सबसे पहला दिन शुरू हो रहा है, पूष पूर्णिमा है।
शाही स्नान उस दिन है 14 जनवरी यानी नेक्स्ट डे मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, उस दिन शाही स्नान है। 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन भी शाही स्नान है दोस्तों। और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा जब है उस दिन भी शाही स्नान है। और बाद में 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान होना है। तो दोस्तों यहां तक के हमने अभी तक समझा और जाना ये कुंभ महापर्व और जो कुंभ मेला है इसकी क्या महत्व है, इसकी इतिहास क्या है और इसको किस तरह से समझे। ऐसे तो कई कहानियां इसमें उपलब्ध है, बट एक कहानी जो कि मैंने आपको थोड़ा सा टच किया था कि जब अमृत कलश निकलता है तो इसके लेके दानव भाग जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए इंद्रदेव के पुत्र जयंत जी जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन कुछ बूंदे छिलक करके धरती पे गिर जाती। अब वो जो बूंदे गिरती है वो 4 अलग अलग जगहों पे गिरती है, जिसमें हरिद्वार है, इंदौर है, उज्जैन है, इसके अलावा नासिक है और प्रयागराज है। तो इन सभी जगहों पे गिरने से वो जगह पवित्र माना गया है। और देखिए कि यह करीब करीब भगवान इंद्र के पुत्र को अपना वापिस कलश कैप्चर करने में 12 दिन का समय लगता है और इंसानों के लिए, देवताओं के लिए 12 दिन और इंसानों के लिए 12 साल के बराबर होता है। इसलिए हर 12 सालों में एक रिपीट होते रहता है। तो इस तरह की एक कहानी है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने सारे आक्रांताएं आए हमारे देश में, लेकिन फिर भी यह जो ठाठ बाट है, यह जो हमारा राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का संकल्प है और जो कि आज के तारीख में एक जीवित विरासत और वैश्विक घटना के रूप में इसे माना गया है, यह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों मेरा फिर से आप लोगों को नम्र निवेदन है कि अगर आपके पास समय हो, उपलब्ध है, तो आप जरूर इस कुंभ मेला में अपना योगदान दें, आप पधारें। और इस जन्म में आपके लिए यह पहला और अंतिम अवसर है जबकि आप इस कुंभ मेला में स्नान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक के बहुत सारा पाठ कुंभ और महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मेरे को इतना पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप गए हैं उसमें आपकी सारी डाउट क्लियर हुई होगी। अब अंत में जब मैं यहां पर पहुंच रहा हूं जहां पर कि कुंभ के बारे में हम लोग बात करें, तो आपसे 2-3 सवाल है। क्या आप इस कुंभ मेला में अपने और अपने परिवार को ला रहे हैं? अगर ला रहे हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नहीं ला रहे हैं तो क्यों नहीं ला पा रहे हैं यह भी करें। और मैं तो आपसे यह विनती और निवेदन करूंगा कि यह जीवन में एक ही बार मिलने वाला है। अगर हमारे इस जन्म, इस धरती पे आप उपलब्ध हैं तो आपके जीवन में फिर से महाकुंभ नहीं आने वाला। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी जो भी सनातन धर्म को मानते हैं वो इस महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएं। धन्यवाद।